नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP और हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात अभी बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हमारे एजुकेशन सिस्टम की अगर आप बात करें या फिर अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप जानना चाहते हैं तो आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट। जो 3 इडियट मूवी है वो सीधा और सीधा हमें हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम से रूबरू कराती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है कि जो बच्चा 10th पास आउट हो जाता है उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो साइंस लेगा, या तो फिर वो बायो लेगा, या फिर वो कॉमर्स लेगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया था हमारे स्टूडेंट को। और यही वजह है कि अब तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से लेके अब तक हम सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को क्रिएट कर रहे थे, रोबोट्स को बना रहे थे। और ये एजुकेशन सिस्टम की देन है ब्रिटेन, ये एजुकेशन की सिस्टम की देन है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि अब हम भारतीयों को भी शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे। जब उन्होंने ये कहा तो बहुत सारे लोग वहाँ पे खफा हो गए उनसे, बहुत सारे लोगों में खलबली मच गई कि आखिर आप भारतीयों को शिक्षा क्यों देना चाहते हैं। आपको पता है कि हम भारतीयों को अपना गुलाम बनाए, आपको पता है कि हम भारतीयों पे शासन करते हैं, और अगर आप उनको एजुकेशन दोगे, अगर आप उनको शिक्षा दोगे तो कल को वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, कल को वो समझ जाएंगे कि जो आप कर रहे हो वो हमारे लिए गलत है, तो इनको शिक्षा देना गलत है। आप अपने इस सोच को, अपने इस आइडिया को, इस थॉट को ड्रॉप कर दीजिए। तो मैकाले ने बहुत अच्छी चीज़ कही। मैकाले ने एक बात कहा, उसने कहा कि हम किसी भी व्यक्ति को फिजिकली 100 साल, 150 साल, 200 साल गुलाम बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक गुलाम बनाना है तो हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसको मेंटली गुलाम बनाना पड़ेगा। और यही लॉर्ड मैकाले ने किया। लॉर्ड मैकाले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया, इस तरीके से स्ट्रक्चर उसका बनाया कि आज तक हम मैकाले के एजुकेशन सिस्टम पे पढ़ रहे हैं। यही वजह है कि लोग पढ़ के उनके पास कैरियर ऑप्शन में सिर्फ 3 चीज़ दिखता है, या तो वो बीटेक करके किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएँ, या तो फिर वो बायो लेके MBBS करके डॉक्टरी एरिया में चले जाएँ, या फिर थर्ड कॉमर्स लेके किसी कंपनी में काम करने लगे, CEO के रूप में, वर्कर के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें यही 3 तरह की चीज़ें दे रहा है। इसके अलावा हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, इसके अलावा हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कुछ नहीं दे रहा है। और मैकाले ने जो कहा था वो बात सच हो रही है कि मैकाले ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को आप फिजिकली गुलाम बनाओगे तो वो कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, लेकिन वो एक दिन आपसे विद्रोह करेगा, एक दिन वो विरोध करेगा। लेकिन आप किसी को मेंटली गुलाम बनना लोगे तो वो जिंदगी भर आप पे विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि हम तो इनकी गुलामी कर क्यों रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो माँ बाप उनको डांटते हैं, माँ बाप उनको मारते हैं कि तुम ये काम मत करो, तो बच्चे उस समय डर के वो काम नहीं करते। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब बच्चे 22 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, 24 साल के होते हैं, तो वो अपने माँ बाप से लड़ जाते हैं। जब उनके माँ बाप उनको डांटते हैं या उनको मारते हैं तो वो उनसे लड़ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी को फिजिकली गुलाम बनाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो विद्रोह करेगा, वो विरोध करेगा। लेकिन आप वहीं दूसरी तरफ ये भी देखे होंगे कि अगर एक कोई छोटा सा बच्चा है, उसके शुरू से ही उसके अंदर एक डर बैठा दिया गया, उसके दिमाग में भूतों का डर, जैसे कि नॉर्मल चीज़ें होता है, भूतों का डर, घोस्ट का डर। तो जब वो लड़का बड़ा भी हो जाएगा, वो लड़का 40 साल का भी हो जाएगा, 50 साल का भी हो जाएगा, फिर भी उसको अंधेरे से डर लगेगा, फिर भी उसको अकेले अंधेरे में जाने से डर लगेगा, फिर भी उसको अकेले में डर लगेगा। तो ये होता है मेंटली गुलाम। तो एजुकेशन सिस्टम को भी हमारे ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटिश वालों ने इस तरह से जो है स्ट्रक्चर किया कि भारतीय एजुकेशन तो लें, भारतीय शिक्षा तो लें, शिक्षित तो है, लेकिन वो शिक्षित सिर्फ और सिर्फ नाम भर कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाए, ज़ॉम्बीज़ बन जाए, कुछ क्रिएटिविटी ना कर पाए। नहीं तो आप ही सोचिए ना, भारत जिसके पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, भारत जिसके पास सबसे ज़्यादा युवा हैं, भारत जिसके पास सबसे ज़्यादा मेंटल पावर है, लेकिन आज वही भारत क्यों एजुकेशन सिस्टम के मामले में सबसे पिछड़ा गिना जाता है। इसकी यही वजह है कि हमें एक गुलामी के स्ट्रक्चर में, गुलामी के एजुकेशन सिस्टम में फंसा दिया गया, जिसकी वजह से हम क्रिएटिव नहीं हो पाए, हम कुछ सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम कुछ सोचने लगते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे लिमिटेशंस को याद दिला देता है कि इसके ऊपर मत जाओ, इसके ऊपर जाओगे तो तुम्हारे पास कैरियर नहीं रहेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 कैरियर है, या तो तुम इंजीनियर बनो, या तो तुम डॉक्टर बनो, या तो तुम कॉमर्स लेके किसी कंपनी में जाओ, या फिर चौथा है या फिर तुम कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओ। इसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई कहे अपने घर में कि पापा मैं स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहता हूँ, तो उसको डांट दिया जाएगा। कोई बोले कि पापा मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं एक ऑटर बनना चाहता हूँ, तो उसको डांट दिया जाएगा। कोई व्यक्ति कहे मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, तो उसको डांट दिया जाएगा। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना सीमित कर दिया गया है कि हमारे दिमाग में शुरू से पारंपरिक तौर पे सिर्फ एक सोच डाली गई कि सरकारी नौकरी,
बीटेक, MBBS, कंपनी, यही चीज़ें क्या है हमारे लिए अच्छी हैं। इसके अलावा अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, भले हमें पैसे मिल रहे हो, भले हमारे लिए सुकून हो, भले चीज़ें अच्छी चल रही हो, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है। हमें कहाँ जाना है? तो हमें सरकारी नौकरी के पीछे भागना। और ये सरकारी नौकरी के पीछे हमारे पापा या आपके पापा नहीं पढ़ाए हैं, ये सरकारी नौकरी के पीछे हमें वो ब्रिटेन वाले पढ़ा दिए हैं जो कि उनकी परंपरा हम लोग लेके आज चल रहे हैं। आपको पता है, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में चाइना आज़ाद हुआ, लेकिन आज चाइना हमसे आगे क्यों बढ़ गया है? क्योंकि 1948 में चाइना आज़ाद होते ही 1951 में उसने सबसे पहला काम किया, उसने जो ब्रिटेन की एजुकेशन पॉलिसीज थी उस सारे पॉलिसीज को खत्म किया, उस सारे पॉलिसीज को ब्रेक किया और उसने अपना नया चाइनीज एजुकेशन पॉलिसी लाया, जिसमें उसने अपनी भाषा को महत्व दिया, उसने अपने क्षेत्र को महत्व दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जिससे आपका माइंड क्रिएटिव हो सके, ना कि आप सिर्फ ज़ॉम्बीज बन के रट्टा मार सको। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे भारत में अभी भी देखा जाता है कि आप कोई भी नॉर्मल एग्जाम देने जाइए, चाहे वो SSC का एग्जाम देने जाइए, बैंकिंग का एग्जाम देने जाइए, अगर आप बैंकिंग क्लर्क का एग्जाम देने जाइए तो आपको बैंकिंग क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं मेंस में कि अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, अर्जेंटीना में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्वेश्चन आपको पूछना है अर्जेंटीना के, लेकिन आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? तो जफराबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? तो कानपुर में आपकी पोस्टिंग होगी। आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? तो लाइन बाजार में आपकी पोस्टिंग होगी, मछली सर पड़ाव पे आपकी पोस्टिंग होगी। मतलब आपकी पोस्टिंग आपके लोकेलिटी में ही हो रही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन अर्जेंटीना का पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? हमें अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे हमें क्या मतलब? क्या आप हमें जो जॉब दे रहे हैं वो अर्जेंटीना के जॉब दे रहे हैं? अगर आप हमें ऐसी जॉब दे रहे हैं जो कि हमें अर्जेंटीना जाके करना है, तो भाई वो बेहतर चीज़ है कि आप तब हमें बताइए, अर्जेंटीना की जलवायु बताइए, क्लाइमेट बताइए, अर्जेंटीना के क्रॉप्स बताइए, एग्रीकल्चर बताइए। जब हम पे पढ़ा रहे हैं आप अर्जेंटीना का, लेकिन जो हमें जॉब है वो मिलेगा अपने लोकेलिटी में, तो हमें अपनी लोकेलिटी का तो ज्ञान दीजिए। और यही वजह है कि हम प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इनका नाम तो याद कर लेते हैं, लेकिन हमारे जिला के सभासद कौन है, हमारे जिला के विधायक कौन है, हमारे एरिया के नगर पालिका मंत्री कौन है, हमें यही नहीं मालूम रहता। और इसके बाद हम जो है ताव में घूमते हैं कि हमारे पास एजुकेशन है, हम जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, हम सिर्फ ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमें परंपरागत तौर पर कराया जा रहा है। हम अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। और शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है आपके दिमाग को खोलना, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि शिक्षा का मतलब है आपके दिमाग को और सीमित कर देना और बंद कर देना। आप जैसे जैसे पढ़ोगे, जब आप 11th में जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, मैथ, बायो, कॉमर्स। अब ह्यूमैनिटी आ गया, बट पहले 3 ऑप्शन थे। फिर आप 12th के बाद जाओगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन दिखेंगे, या तो फिर आप जिस स्ट्रीम से है वो पढ़ाई करो, या तो फिर सीधे सीधे आओ आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, सरकारी नौकरी लो, और सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो खुश हो जाओगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे वेतन मिल जाएंगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये एक परंपरागत जो सोच है ये हम सब में डाला जा रहा है। आप कभी सोचो, दुनिया में जितनी पॉपुलेशन उसमें से 90%, अगर भारत की बात करें, दुनिया तो बहुत दूर की बात है, हम भारत की बात करें तो भारत के 90% पॉपुलेशन से आप बात करोगे तो उनकी सिर्फ 5 नीड है: अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन, अच्छी शादी, फिर बच्चे अच्छे मिल जाए, बच्चे लायक के हो जाएं, और ज़िंदगी क्या हो, अच्छी हो जाए। यही 5 चीज़ें जो है हर एक इंडियन, हर एक भारतीय सोच रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है। हम क्रिएटिव बन नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, परंपरागत तौर पे हमारे दादा ने हमारे पिताजी को बताया कि ये 5 चीज़ें जरूरी है, हमारे पिताजी ने हमें बताया कि ये 5 चीज़ें जरूरी है, हम अपने बच्चों को बताएंगे कि ये 5 चीज़ें जरूरी है, मेरे बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे कि 5 चीज़ें जरूरी है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये क्या मेरी सोच है? ये जो 5 चीज़ें हैं क्या मेरे पिताजी की सोच है? ये जो 5 चीज़ें हैं क्या मेरे दादाजी की सोच है? नहीं, ये 5 चीज़ें किसकी सोच है? ये 5 चीज़ें उन अंग्रेजों की सोच है जो हमें अभी तक मेंटली गुलाम बनाया है। ये 5 चीज़ें उन अंग्रेजों की सोच है जो कहते थे कि भारतीयों को हम फिजिकली तो गुलाम नहीं बना सकते, लेकिन ये मेरा वादा है कि जिंदगी भर जब तक ये दुनिया रहेगी हम भारतीयों को मेंटली गुलाम बनाते रहेंगे। और यही वजह है। और सेकेंड चीज़, ब्रिटेन का सबसे बड़ा चीज़ हमारे पे अपनी लैंग्वेज को थोप दिया। आपको पता है जब चाइना 1951 में अपना चाइना एजुकेशन पॉलिसी लाया था, उसने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को उठा के बाहर फेंक दिया, उठा के खदेड़ के बाहर फेंका। उसने कहा कि आप इंग्लिश को एज अ स्किल लीजिए, नॉट एज अ लैंग्वेज। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इवन मैंने यहाँ तक कि देखा कि स्कूलों में भी अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है तो आपको टीचिंग में भी लोग नहीं रखेंगे। तो ये है कि एक तरफ हम टीचिंग कर, एक तरफ हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि शिक्षा से हमारा दिमाग खुलता है, हम गुलाम नहीं बनते, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है। और दूसरी तरफ हम वो दहाड़ में भी अपने बच्चों को सिर्फ वो 5 चीज़ें याद दिलाते हैं कि अगर तुम्हें दहाड़ना भी है ना तो इन्हीं 5 चीज़ों में दहाड़ो। इसके ऊपर अपने लिमिटेशन को, इसके ऊपर अपनी औकात को, इसके ऊपर अपनी सोच को याद रखना। एजुकेशन
हमें लिमिटेशन नहीं दिखाता। एजुकेशन ये नहीं बताता कि हमारी इतनी लिमिट है, जबकि एजुकेशन का सही मतलब है उस लिमिटेशन को, उस जो एक पारंपरिक सोच आ रही है, जो पारंपरिक ढांचा शुरू से तैयार होकर आया, उस सोच को, उस स्ट्रक्चर को तोड़ के आगे बढ़ना, ये होता है एजुकेशन। लेकिन आज हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में भी मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि कॉलेज यानी विद्या का घर, कॉलेज यानी जहाँ आपको शिक्षा दिया जाता है, कॉलेज यानी जहाँ पे आपके ज्ञान को खोला जाता है कि बच्चों तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो। लेकिन आज वो स्कूल भी बच्चों को ज्ञान में क्या दे रहा है कि तुम सिर्फ वही 5 फील्ड में जा सकते हो। वो 5 फील्ड क्या है जो कि अंग्रेजों ने हमें दिया और हम उसको लेके बहुत खुश हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम 75 साल अपने आज़ादी का एनिवर्सरी मना रहे हैं, हम आज़ाद हैं, दूसरी तरफ हम अभी भी मेंटली उन अंग्रेजों के गुलाम हैं। अगर आपको बता दूं तो पूरे ब्रिटेन का और पूरे अमेरिका का पॉपुलेशन मिला लीजिए तो भी वो भारत के पॉपुलेशन से कम होगा, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे पे अभी भी राज कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ वजह है हमारे कारण। हम उनको राज करने के लिए अवसर दे रहे हैं, हम उनको राज करने के लिए वेलकम कर रहे हैं कि आइए आप हमारे पे राज करिए। हम तो खुले सोच वाले हैं, हम तो एजुकेशन है मेरे पास, शिक्षा है मेरे पास, दिमाग है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन हम उस 5 जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो पारंपरिक पॉइंट्स हैं, हम उन्हीं पे चलेंगे, उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। उससे बाहर जाएंगे तो फिर हमें अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी, इससे बाहर जाएंगे तो हमें अच्छी शादी नहीं मिलेगी, इससे बाहर हम जाएंगे तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ये मिथ है, ये पूरी तरह मिथ है। और आप बता दें, दुनिया में देख लीजिए जिन भी व्यक्तियों का नाम हुआ है, जो भी व्यक्ति आपके नज़र में, आपके आसपास जो बहुत महान है, बहुत उच्चतम लेवल पे आप देखेगा, वो इस 5 लिमिटेशन को तोड़ के गए हैं। वो इस 5 लिमिटेशन को पूरी तरह से तोड़ के गए हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन था, उन्होंने अपनी शिक्षा का सही जगह इस्तेमाल किया। क्योंकि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ आपको बंधक नहीं बनाती है, शिक्षा का मतलब होता है कि आपकी सोच को खोलना, जो आपकी एक लिमिटेशन की बेड़ियां हैं, उस बेड़ियों को तोड़ के फेंक देना। और यही हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कर रहा है। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा जा रहा है कि 10th के बाद ही आपको क्या दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। जैसे कि 10th के बाद क्या था कि आप कॉमर्स लेंगे, मैथ लेंगे, बायो लेंगे, या फिर अब ह्यूमैनिटी लेंगे। बट अब क्या होगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसके तहत आप मैथ के साथ, 11th की बात कर रहा हूँ, 11th में आप मैथ के साथ ज्योग्राफी भी ले सकते हो। अगर कोई व्यक्ति को राजनीति में बहुत ज़्यादा शौक है तो वो पॉलिटिकल साइंस के साथ ज्योग्राफी ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस के साथ मैथ ले सकता है। इवन कोई व्यक्ति चाहे तो वो बायोलॉजी ले सकता है, अकाउंट ले सकता है, उसके साथ वो ज्योग्राफी भी ले सकता है। मतलब अब ये टोटली जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे बनाया गया है कि स्टूडेंट जिस तरह का इंटरेस्ट ले। क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें वो पारंपरिक सोच नहीं चाहिए कि बच्चों को सिर्फ इसी लाइन में निकालो, एक जॉम्बीज बना दो, लोगों को एम्प्लॉय बना दो। और हमारे पास सबसे ज्यादा दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन आज भी हमें क्या है, दूसरे देशों में जाके काम करना पड़ा। देखिए आप दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके कंपनी, सबके CEO कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो भारत के पास ब्रेन है, भारत के पास युवा हैं, लेकिन भारत क्या है, एक लिमिटेशन में बंधा है, उस एजुकेशन सिस्टम के लिमिटेशन बंधा है। और अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 लोग चीज़ की कमी है, एक एजुकेशन की कमी है और दूसरा सिस्टम की कमी है। जिस दिन इन दोनों की कमी को सुधार दिया जाएगा, उस दिन हमारा जो भारत है, जो युवाओं का देश कहा जाता है, वो और भी नुमाया हो जाएगा। और इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक बात है जो मुझे सबसे खास लगी कि इसमें आपके लोकल लैंग्वेज पे, आपकी जो स्थानीय भाषा है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब तक हम देखते थे कि मैं बहुत क्लासेस में ऐसे देखा हूँ कि मैं बहुत सारे स्कूलों में भी गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि क्लास 3rd क्लास 4th को जो टीचर सोशल पढ़ा रहा है, जो टीचर मैथ पढ़ा रहा है, जो टीचर साइंस पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश बोल के पढ़ा रहा है। अगर एक इंग्लिश का टीचर इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा है तो वो अच्छी बात है, बट सोशल साइंस का टीचर आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैथ का टीचर आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि सोशल साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो सोशल साइंस में आप क्या पढ़ रहे हो, सोशल साइंस में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हो ना, इंडिया के क्रॉप और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो इसमें इंग्लिश का क्या रोल है। जो क्लास 3rd का क्लास 4th का बच्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल लैंग्वेज से कनेक्ट करेगा। आपको ये नहीं दिखाना कि मुझे इंग्लिश आती है, आप अपने स्कूल को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करना कि देखो मेरे स्कूल में सभी टीचर को इंग्लिश आती है। भाई इफ़ यू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ स्टूडेंट विच मीन्स यू नो अबाउट इंग्लिश, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर हैं वो अपने इंग्लिश दिखाएंगे, नॉलेज दिखाएंगे। देखिए टीचर का काम क्या होता है, टीचर का क्या नॉलेज दिखाना नहीं होता है, टीचर का काम होता है अपने नॉलेज में से जितने नॉलेज की ज़रूरत है स्टूडेंट को, उस नॉलेज को स्टूडेंट तक देना और उनको समझाना। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज की मार हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, ये एक प्रतिस्पर्धा है। ये सिर्फ क्या है, एक प्रतिस्पर्धा किया जा रहा है, एक कंपटीशन किया जा रहा है कि देखो उस स्कूल में 90 टीचर हैं, 90 लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे स्कूल में 70 टीचर हैं, 70 लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये सिर्फ एक कंपटीशन किया जा रहा है। और स्कूल के कंपटीशन में, टीचर के कंपटीशन में भविष्य किसका खराब हो रहा है, बच्चों का।
एक क्लास 3 क्लास 4 का बच्चा इंग्लिश नहीं समझ पाएगा। हाँ, अगर आपको उसको इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश की एक अलग से क्लास बनाइए जो कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लास हो, जिसमें आप उसको इन्वायरमेंट वैसा दीजिए, उस तरह की आप पढ़ाई कराइए, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब बच्चा सोशल पढ़ रहा है तो उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ाइए जिस लैंग्वेज में वो पढ़े और जिस लैंग्वेज में वो पढ़ के उस चीज़ों को समझने की कोशिश करे और समझे। क्योंकि वो सोशल पढ़ने आया है, अगर वो इतिहास पढ़ने आया है, अगर वो पढ़ने आया है कि हमें आज़ादी कैसे मिली है, तो वो आपके इंग्लिश स्पीकिंग से नहीं समझेगा। हो सकता है कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग से आपके क्लास के जो फ्रंट बेंच के बच्चे हों 10% वो समझ जाए, लेकिन 90% वही बच्चे होते हैं जो मुंह बना के क्लास से बाहर निकलते हैं और फिर जिंदगी भर कोसते रहते हैं कि इतिहास खराब सब्जेक्ट है, जिंदगी भर कोसते रहते हैं यार ह्यूमैनिटी नहीं लेना चाहिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब क्या है, ये एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नहीं है। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट को बोरिंग बनाने का काम कौन किया है? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम किया है। उस सब्जेक्ट को बोरिंग बनाने का काम हमारे स्कूल वाले किए हैं, उस सब्जेक्ट को बोरिंग बनाने का काम हमारे टीचर किए हैं, जिसे पढ़ाने की भावना से, बच्चों को कुछ समझाने की भावना से क्लास में नहीं घुसते, बल्कि एक प्रतिस्पर्धात्मक कंपटीशन के भावना से घुसते हैं कि अगर बगल के क्लास का टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश एंड आई कैन ऑल्सो टीच द थिंग्स इन इंग्लिश। ये चीज़ें चल रही हैं और लोगों को लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप दूर से देखने में लगेगा कि यार स्कूल तो बड़ा स्ट्रिक्ट स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, पूरा इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिश का माहौल है, लेकिन आपके बच्चे को नॉलेज कितना हो रहा है? हाँ, इसमें गार्जियन की भी गलती। बहुत सारे गार्जियन मैंने देखा, वो कहते हैं, मैं बहुत जगह देखा हूँ, गार्जियन गाँव के हैं, वो कहेंगे यार मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे इंग्लिश छटर पटर बोलते हैं, सब छटर पटर इंग्लिश बोलेंगे, बिना वहाँ हिंदी बात करोगे तो 1000 फाइन, 2000 फाइन ऐसे हो जाएगा। वहाँ पूरी इंग्लिश में बात करना है तो वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं वो भी इंग्लिश से बात करते हैं, वहाँ पे जो टीचर है वो इंग्लिश में बात करते हैं, प्रिंसिपल इंग्लिश में बात करते हैं। मान लेता हूँ कि आपका स्कूल भारत में है ही नहीं, मैं मान लेता हूँ आपका स्कूल कहाँ पे है, तो आपका स्कूल है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन आपके बच्चे को कितना % एजुकेशन मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, कभी इसका जायजा लिया? क्या कभी माँ बाप ने या पार्टिसिपेंट ने ये सोचा कि मैं अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया हूँ, मैं अपने बच्चों को तो डाल दिया जहाँ कि इसको इन्वायरमेंट इंग्लिश मिल रहा है, लेकिन क्या बच्चे को नॉलेज हो रहा है? बच्चे को नॉलेज नहीं होता। और वही बच्चे उस स्कूल से निकलते हैं तो 90% बच्चे रहते हैं जो स्पीकिंग इंग्लिश में अच्छे हो जाते हैं, जो इंग्लिश अच्छे बोलने लगते हैं, लेकिन उनको अगर ज्ञान की बात किया जाए, उनको एजुकेशन की बात किया जाए तो वो नील बटा सन्नाटा, उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें हो क्या रही। आप एक इन्वायरमेंट देके बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हो, लेकिन आप उनको अंदर ज्ञान नहीं डाल सकते हो। आपका स्कूल कहाँ है? मछली सर पड़ा हुआ है। आपका स्कूल कहाँ है? पॉलिटेक्निक चौराहा पे। आपका स्कूल कहाँ है? रोहट्टा में। आपका स्कूल कहाँ है? ओलनगंज में। आपका स्कूल कहाँ है? तो आपका स्कूल है सिद्दीकपुर में, पूर्वांचल साइड। आपका स्कूल यहाँ पे है। तो जब यहाँ पे आपका स्कूल है तो आपको अपनी लोकेलिटी के हिसाब से बच्चे को एजुकेशन देना है ना, बच्चे को नॉलेज देना है, ज्ञान देना है। आपका बच्चा पढ़ लिख के ठीक है, हो सकता है कि बाहर जाएगा, अमेरिका पढ़ेगा, न्यूजीलैंड पढ़ेगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप उसके लिए एक सेपरेट इंग्लिश क्लास बनाइए जिसमें केवल और केवल आप बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाइए। लेकिन जब बच्चा सोशल पढ़ रहा है, जब बच्चा साइंस पढ़ रहा है, जो बच्चा मैथ पढ़ रहा है, तो उसको उसके रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ने दिया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा और बच्चों का ज्ञान और मजबूत होगा। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज का ध्यान दिया गया, रीजनल लैंग्वेज को एक अहम दर्जा दिया है, इसके लिए मैं सरकार को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हूँ कि कम से कम लैंग्वेज को भी एक स्थान मिला, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रहता है हमारे जीवन में। आप कहीं भी देख लीजिए, लैंग्वेज से लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जो इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, खूब ढेर सारे इंग्लिश पढ़े, उनको इंग्लिश आता है, लेकिन जब आप कभी देखिए कोई फॉर्म भरते हैं तो नीचे जब टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है तो सबसे पहले आपका नज़र उस हिंदी वाले पे जाता है कि हिंदी में क्या लिखा, फिर भले उसको आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, सबसे पहले आपकी नज़र हिंदी पे जाती है। आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हो, आईसीएसई बोर्ड में पढ़े हो, डजंट मैटर, आपका सबसे पहले दिमाग कहाँ जाएगा? आपका हिंदी में जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में मैं समझूंगा, तो हिंदी में जब पढ़ूंगा, तो हिंदी में मैं जब समझूंगा उस चीज़ को, तो फिर मैं उस चीज़ को फील करूंगा और तब मैं बता पाऊंगा कि ये जो टर्म एंड कंडीशन में जो चीज़ें लिखी हैं वो सही हैं या गलत है। तो अपने रीजनल लैंग्वेज को, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान रखते हुए बनाया गया, तो उस पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और सभी स्कूल कॉलेजेस से यही कहना चाहूँगा कि अपने लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके बच्चा स्कूल कॉलेज में नॉलेज लेने आता है, ना कि स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स करने आता है। धन्यवाद। जय हिंद।